स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि रिसेंटली आपने कुछ सुना होगा कि भारत और रशिया के बीच में अभी तक का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई को लेकर डील हुआ है, जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इसके मायने क्या हैं, इसका ओपेक प्लस कंट्रीज के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि ध्यान होगा आप सभी को कि रशिया भी ओपेक प्लस ग्रुप का मेंबर है। यहाँ पर वेस्टर्न सैंक्शंस की काफी बात चल रही है। क्या होगा, क्या भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, इन सभी पहलू पर चर्चा करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, 2026 और 2027 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। हर महीने यहां पर टेस्ट सीरीज देकर आप कई सारे जो कैश प्राइजेस हैं वो भी जीत सकते हैं। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बताया ये जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि जो नया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे, तो यहां पर जब वो आएंगे तो मे भी हो सकता है कि भारत के ऊपर या फिर रशिया के ऊपर किसी प्रकार से टारगेट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि रिसेंटली रशिया ने अभी तक का सबसे बड़ा ऑयल को लेकर डील किया है भारत के साथ। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। और रशिया की कौन सी कंपनी है, रोसनेट, ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, रशियन कंपनी है, सरकारी कंपनी है वहाँ की। और उन्होंने $13 बिलियन एनुअल क्रूड ऑयल सप्लाई का डील किया है। ध्यान से समझिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ अगले 10 सालों में जो रशिया है, ये जो कंपनी है रशिया की रोसनेट, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को 5 लाख बैरल्स पर डे, जी हाँ, हर दिन अगले 10 साल तक 5 लाख बैरल्स का सप्लाई करेगी, क्रूड ऑयल का सप्लाई करेगी। और इसका अगर आप चार्जेस देखो, जो फी आएगा निकल कर दाम आएगा, वो है करीब $13 बिलियन, विच इज ह्यूज अमाउंट। और ये दाम अप एंड डाउन भी हो सकता है डिपेंडिंग कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस का क्या रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो ऑयल की जो डील हुई है भारत और रशिया के बीच में, तो ये पूरे ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 0.5% है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मायने रखता है दोनों देशों के लिए, और इसीलिए जो कमर्शियल एग्रीमेंट है इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है, क्योंकि आपको पता ही होगा इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो रशिया भी कोशिश कर रहा है एक ऑल्टरनेटिव तलाशने का। देखो, भारत के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि भारत अपना ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट है वो बाहर से ही पूरा करता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमें जहाँ से भी सस्ता यहाँ पर मिल सके। ऑलरेडी आपको पता होगा, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से रशिया हमें कुछ ज़्यादा डिस्काउंट देता है, मतलब $3-4 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप इसको ओवरऑल टर्म्स में देखोगे तो ये भी काफ़ी मायने रखते हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न सैंक्शंस जब से लगा है तो रशिया भी कोशिश कर रहा है ऑल्टरनेटिव क्लाइंट्स ढूंढने का, और भारत सबसे बड़ा क्लाइंट उभर कर सामने आया है। खैर, इसका पहले मैं आपको असर बताता हूं ओपेक प्लस देशों के ऊपर, क्योंकि आपको पता होगा जैसे हम ओपेक कंट्रीज की बात करते हैं तो ओपेक में सो टोटल 13 कंट्रीज हैं, जैसे वेनेजुएला हो गया यहाँ पर, फिर इसके अलावा आपका सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, अफ्रीका के अंदर कई सारे आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि ओपेक देश अपने आप में काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन इसमें भी और भी कई कंट्रीज जुड़ गए हैं, जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया। तो ये जो कंट्रीज जुड़े हैं ना, लाइट ब्लू कलर में आप देख रहे हो, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज। तो यहाँ पर क्या है कि ओपेक प्लस कंट्रीज को रशिया के द्वारा भी लीड किया जाता है। एक बहुत बड़ा प्लेयर है रशिया, लेकिन रशिया ने साइड से क्या किया, भारत के साथ यहाँ पर डील कर ली, एक काफ़ी बड़ा ऑयल डील कर लिया। अब इसका डायरेक्ट असर क्या होगा? डायरेक्ट असर ये होगा कि जो ऑयल हम यूएई से मान लो खरीद सकते थे, जो ऑयल हम सऊदी अरब से खरीद सकते थे, वो हम नहीं खरीद कर किससे ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं। तो क्या ये बात इन लोगों को पसंद आएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका डायरेक्ट असर आपको ओपेक प्लस कंट्रीज में देखने को मिलेगा, उनके बीच में एक रिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, इस समय कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसका एक मेजर कारण ये भी है कि चाइना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है। तो जब स्लो डाउन आता है तो
ऑयल का जो डिमांड है वो कम होता है, तो इसलिए इनके पास काफ़ी सारा ऑयल है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ और कई सारे देशों के पास। तो वो किसको बेचेंगे? तो भारत तो सबसे बड़ा मार्केट है आज के डेट में, तो हर कोई चाहेगा कि भारत के मार्केट में उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले। लेकिन रशिया ने काफ़ी बड़ी बाजी मारी है और भारत ने भी उनके साथ डील कर लिया है, क्योंकि हमें भी अच्छा यहाँ पर कुछ डिस्काउंट मिल रहा था। तो इस पर्टिकुलर डील के तहत रिलायंस जो है वो रिसीव करेगा लगभग 20 टू 21 एफ्रामैक्स साइज्ड कार्गोज ऑफ क्रूड, और यहाँ पर तीन जो है फ्यूल ऑयल कार्गोज जो है हर महीने जामनगर के रिफाइनरी पर आएगा। और ये जो प्राइसिंग है ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट ईयर है ये मार्केट ड्रिवन होने वाला है, प्राइसिंग विल बी मार्केट ड्रिवन फॉर द फर्स्ट ईयर। और रिलायंस जो है आप समझिए आज के डेट में लगभग 50% अपना जो ऑयल यहाँ पर मंगा रहा है, तो जिस कंपनी से मंगा रहा है रशिया का रॉसनेफ्ट, जो मैंने आपको बताया था, तो रशिया की जो कंपनी है अपना 50% ऑयल लगभग सिर्फ रिलायंस को ही बेचेगी। और रिलायंस भी क्या कर रहा है, लगातार अपना जो क्रूड का परचेज है ज़्यादा कर रहा है और उसको भारत में बेच रहा है रिफाइन करके। जैसे 2024 में 4 लाख बैरल्स पर डे का रिक्वायरमेंट था जो रिलायंस ने रिसीव किया, लेकिन अब इसको बढ़ाकर जो रशिया के साथ डील हुआ है, अकेले सोच के देखिए 5 लाख बैरल्स पर डे अकेले एक कंपनी से रिलायंस ले रहा है। खैर, इसके अलावा एक और जो पहलू है यहाँ पर वो है सैंक्शंस का, कि यहाँ पर जो यूएस है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, वो क्या सैंक्शंस लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रशियन क्लाइंट्स हो गए जैसे इंडिया और चाइना, इनको बार बार धमकी तो मिलती रहती है कि भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, अभी तक वो लगा नहीं पाए हैं, मैं आपको बता दूं। और रशिया का ऑयल एक्सपोर्ट भी आप देखोगे तो थोड़ा सा गिरा है, 1,20,000 बैरल्स पर डे गिरा है, और ये अब हो गया है 7.33 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास। ये नवंबर का मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। तो डिस्पाइट 7% डिक्लाइन इन रेवेन्यू, जो रशियन ऑयल रेवेन्यूज़ है वो अभी काफ़ी हाई चल रहा है और बताया जा रहा है करीब $14 बिलियन। तो भले ही वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो रशिया का रेवेन्यू है वो कम नहीं हो रहा है। तो वेस्टर्न सैंक्शंस जो है वो बाकी चीज़ों पर इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, रशिया में जो आर्कटिक एलएनजी ऑपरेशन है वो इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर एक कैरियर है, एक शिप है एलएनजी कैरियर, जिसका नाम है क्रिस्टोफे दे मार्गरी। ये आप देख सकते हो, ये क्या करता है एक्चुअली, जो आइस शीट्स होती हैं उसको कट करके आगे निकलता है। तो लेकिन ये पिछले 2-2.5 वर्षों से ऐसे ही का ऐसे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसके स्पेयर पार्ट्स हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं शिपयार्ड, उसमें रशिया ठीक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो यूरोप से एक्सेस मिलना चाहिए था, लेकिन यूरोप ने यहाँ पर सैंक्शंस लगा रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर रशिया इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि भारत ने भी ये डील क्यों किया? सैंक्शंस का डर है, बहुत चीज़ों का खतरा है, भारत ने क्यों किया? देखो, प्रीवियसली मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जा रहा था कि जो भारत है वो चाह रहा था कि अपना जो ऑयल परचेज है उसको रशिया से ज़्यादा ले इस समय, क्योंकि एक मेजर कारण आप समझिए, इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी कुछ हो रहा है कुछ पता नहीं है। कभी ईरान किसी के ऊपर हमला कर दे रहा है, कभी सीरिया में युद्ध हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो ये ओवरऑल मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे सिचुएशन खराब होने की वजह से इसका डायरेक्ट असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। और इसी की वजह से आप देखिए जुलाई के महीने में ऑलरेडी भारत वर्ल्ड का बिगेस्ट इंपोर्टर हो गया था रशियन ऑयल का। चाइना को भी हमने पीछे कर दिया, क्योंकि अभी तक चाइना सबसे ज़्यादा ऑयल जो है रशिया से मंगा रहा था, लेकिन क्योंकि चाइना में स्लो डाउन आया है और चाइना का ऑयल इंपोर्ट 1.76 मिलियन बैरल्स पर डे पहुंच गया, जुलाई के महीने की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन भारत का आपको पता है जुलाई में कितना इंपोर्ट था? 2.07 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास। तो ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर ऑलरेडी। और भारत जो है यहाँ पर अपना सप्लाई, ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई भी करना चाहता है, ताकि जो हमारे देश का एनर्जी सिक्योरिटी है वो आपका बेटर हो सके। पिछले महीने की बात है, नरेंद्र मोदी जी साउथ अमेरिका में एक कंट्री है गयाना, वहाँ पर गए थे। आपको पता ही होगा, ये साउथ अमेरिका में आप देखोगे तो वेनेजुएला के जस्ट बगल में ये आपको कंट्री मिलेगा, छोटा सा गयाना, और वहाँ पर काफ़ी सारा ऑयल है, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पर मोदी जी ने वहाँ पर पार्लियामेंट में स्पीच दिया और ये भी कहा कि गयाना जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स, और वो चाहेंगे कि भारत के जो बिजनेसेस हैं वो गयाना जैसे देश में भी इन्वेस्ट करें। ऑल्दो यहाँ पर ऐसा कोई ऑयल डील नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर बातचीत इस समय चल रही है। खैर, क्वेश्चन आप सभी के मन में ये भी आना चाहिए कि पेमेंट का क्या
क्या टर्म होगा, मतलब जो रशिया और भारत के बीच में ये रिलायंस और रॉसनेट के बीच में जो डील हुई है, इसमें कौन से करेंसी में ट्रेड किया जाएगा, क्योंकि डॉलर तो आपको पता है यहाँ पर सैंक्शंस लगा हुआ है, तो डॉलर का तो इस्तेमाल कर नहीं पाता है रशिया। तो एक्चुअली क्या है, 2022 के बाद से अगर आप देखोगे तो भारत जो भी पेमेंट कर रहा है, या तो हम इंडियन रुपी में कर रहे हैं, या दिरहम में कर रहे हैं, या फिर चाइनीज़ युआन में कर रहे हैं। क्योंकि देखो सिर्फ रुपी हम नहीं दे सकते, क्योंकि रशिया हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगाता है। तो अब रशिया हमारा इंडियन रुपी कलेक्ट करके करेगा क्या, जब तक उसका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम दिरहम भी दे दे रहे हैं, चाइनीज़ युआन भी दे दे रहे हैं रशिया को, ताकि रशिया इन देशों से जो है उसको खरीद सके। इसी साल के शुरुआत में मैं आपको बता दूं, रिलायंस ने आपका एक साल का डील साइन किया था रॉसनेट के साथ, जिसमें 3 मिलियन बैरल्स जो है आपका ऑयल मंथली जो है वो रूबल्स के टर्म में पेमेंट किया जाना था, ये ऑलरेडी है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो ऑयल है वो हम रशिया से कैसे मंगाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे वेस्टर्न साइड से अगर यहाँ से ऑयल आएगा तो उसमें लंबा समय लग जाता है, और स्पेशली आपको पता है मिडिल ईस्ट वगैरह में जो वॉर वगैरह चल रहा है, यमन कभी हमला कर देता है, तो शिप्स को भी काफ़ी खतरा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी पिछले महीने की बात है, जो हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने बताया कि दोनों देश के बीच का जो मैरीटाइम कॉरिडोर है वो आपका फाइनली ओपन हो गया है, ये ऑपरेशनल हो गया है, जिसके माध्यम से जो ईस्टर्न वाला साइड है वहाँ से क्रूड ऑयल, मेटल, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक, आपको पता होगा व्लादिवोस्टॉक बेसिकली जो रशिया का ईस्टर्न वाला एकदम पार्ट है, जो चाइना है ना उसके जस्ट पास में ही, उसके बॉर्डर से सटा हुआ, यहाँ पर आपको एक व्लादिवोस्टॉक देखने को मिलेगा, और वहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो कम है कंपैरेटिव टू वेस्टर्न साइड, और यहाँ से डिस्टेंस हार्डली 5600 किलोमीटर के आसपास ही है। और करंट ट्रेड रूट की अगर हम बात करें तो मुंबई सेंट पीटर्सबर्ग, इसका डिस्टेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और यहाँ पर इसको ट्रैवल करने में 35 से 40 दिन लग जाते हैं शिप को। लेकिन ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर आपका काफ़ी सारा टाइम भी कट कर देगा, जैसे 16 दिन कम हो जाएंगे, 40 दिन के बजाय सिर्फ 24 डेज में ही यहाँ पर जो शिप है वो भारत आ सकेगी। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, एंड ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये जो डील है पूरा वो इतना मायने रखता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो, जब ड्रिलिंग की जाती है ना ऑयल वेल की, तो सबसे पहला प्रोडक्ट इनमें से कौन सा निकल कर सामने आता है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।